नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र क्या होता है? तो सामान्यतः हम लोग को पता है कि मानव नेत्र क्या होता है कि भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक महत्वपूर्ण ही क्या है, महत्वपूर्ण उपहार है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने में सहायता प्रदान करता है। तो आज हम इसके महत्वपूर्ण संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट का क्या इसमें काम करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो ये आँख आप लोग देख रहे हैं, आँख का जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो कॉर्निया कहलाता है। अब कॉर्निया को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये देखिए, मेरे पास एक क्लासमेट का एक कॉपी है, ठीक है, और ये क्लासमेट की कॉपी का ऊपर वाला ये जो कवर है ना, तो कवर के अंदर कागज़, ऊपर से क्या पतला सा पन्नी है। आप लोग यदि खुरचिएगा भी, इसको खुरचा जाएगा तो ऊपर में कितना भी हम खुरचेंगे इसको क्षतिग्रस्त करेंगे, तो ये कौन क्षतिग्रस्त होगा? कागज़ नहीं होगा, बल्कि इसका ऊपर वाला पॉलीथीन ये क्या होगा, क्षतिग्रस्त होगा। तो हम इसीलिए ये क्या हो गया कि ये इसका प्रोटेक्टिव का काम करता है। अब देखिए, इसी प्रकार से मेरे आँखों का जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो क्या कहलाएगा, उसी प्रकार से कॉर्निया कहलाएगा। और कॉर्निया क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पारदर्शी होता है। जिस प्रकार से ये क्लासमेट का कॉपी का जो ऊपर वाला ये पॉलीथीन होता है क्या ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, इससे लाइट आर पार जा सकेगा, उसी प्रकार कॉर्निया भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये जो आँख का ये जो बाहर वाला सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है, इसी को कॉर्निया कहा जाता है, और हिंदी में इसी को स्वच्छमंडल कहा जाता है। और लाइट का जो पहली बार आँख के अंदर प्रवेश होता है तो ये कॉर्निया के द्वारा ही होता है। मान चलिए कि आँख का बाहर वाला लेयर कॉर्निया है, यदि कॉर्निया मेरा पारदर्शी होगा तब तो प्रकाश मेरे आँखों में प्रवेश कर सकेगा। तो ये हो गया। अब देखिए, कॉर्निया तो बता दिए कि पारदर्शी होता है, पतला से एक लेयर चढ़ा हुआ होता है, और इसके अंदर देखिए काला वाला पोर्शन होता है, और काला वाला पोर्शन ही आइरिस कहा जाता है। ये जो होता है पोर्शन, इसके जस्ट नीचे अंदर वाला पोर्शन वो क्या कहलाएगा, आइरिस। देखिए लिखिए भी, ये क्या है, आइरिस है। ये क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, आइरिस है। ये है आइरिस है, और आइरिस को हिंदी में परितारिका कहा जाता है। आइरिस को हिंदी में क्या बोलेंगे, परितारिका बोलेंगे। अब देखिए, आँख का जो कलर का निर्धारण होता है, कोई बोलते किसी का आँख ना भूरा कलर का आँख होता है, जैसे हम लोग का नॉर्मल आँख क्या है, काला है, और वो ऐश्वर्या राय बच्चन का आँख एक अजीब प्रकार से है, वो वाला आँख है। अब देखिए, बिल्ली का देखिए आँख का कलर अलग है। तो ये जो आँख का जो कलर का निर्धारण होता है तो वो कौन करता है, आइरिस। आइरिस के कलर ही आँख के कलर को बताने का काम करता है। आइरिस का जिस प्रकार का कलर होगा तो हम लोग बोलते हैं कि उसका आँख ये प्रकार की है। अब आइरिस का दूसरा काम ये देखिए, ये जो मेरे पास लेंस है, और ये तो बाहर वाला कॉर्निया है, कॉर्निया से प्रकाश आई। अब जो इसके अंदर प्रकाश जो जाएगा, इसको कंट्रोल करने का, आँख के अंदर जो प्रकाश जाएगा उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगा, ये आइरिस करेगा। क्योंकि अब देखिए, आइरिस का कंट्रोल होता है पुतली पे। चलिए पहले आँख में देखिए, ये काला वाला क्या पोर्शन क्या कहलाएगा, आइरिस कहलाएगा। अब ये आइरिस क्या होता है, अपारदर्शी होता है, मतलब इससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। अब देखिए कि दोनों आइरिसों के बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन यही क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको, पुतली, और इंग्लिश में पुपिल कहा जाता है। हम लोग देखिए आइरिस के बीच में आँख में देखिए एक काला से भी और ज़्यादा काला वाला एक पतला सा, मतलब बिंदु टाइप का होता होगा, उसी को पुपिल अर्थात पुतली कहा जाता है। एक्चुअली में वो जो पुतली होता है ना, मानव नेत्र लेंस का, ये जो नेत्र लेंस होता है उसी का एक पार्ट होता है जो बाहर की ओर दिखाई देता है, वो पुतली कहलाता है। आँख में जो प्रवेश करता है ना, प्रकाश जो प्रवेश करेगा तो वो पुतली के द्वारा ही प्रवेश करेगा। तो पुतली के जो साइज होता है, इसका जो ये होता है, पुतली को कम या ज़्यादा होना, इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये आइरिस इसको कंट्रोल करने का काम करता है। और हमने क्या देखा कि आइरिस का जो काम होता है मेन, आँख में जाने वाले प्रकाश को कंट्रोल करेगा। किस वजह से, तो यदि ज़्यादा फैल जाएगा तो ज़्यादा प्रकाश जाएगा, यदि ये और आगे की ओर जाके क्या करेगा, पुतली को कवर कर देगा तो आँख में कम प्रकाश जाएगा। और साथ ही साथ आँख का जो कलर का निर्धारण होता है वो आइरिस ही करता है। मान के चलिए कि हम ज़्यादा लाइट में जा रहे हैं, मतलब कि हम धूप में अचानक निकले, तो अब देखते हैं कि आँख क्या होता है, मतलब कि आँख मतलब कि चकाचौंध सा हो जाता है, आँख हम लोग सुकरा लेते हैं। इससे क्या होता है, सुकराने का मतलब ये हुआ कि आइरिस क्या किया कि पुतली को और ज़्यादा ये कम कर दिया, पुतली के साइज को कम कर दिया, और जिससे क्या होता है कि आँख में आने वाले प्रकाश को
कंट्रोल किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो एरिस के द्वारा। यदि मान के चलिए कि हमको किसी डीम लाइट में पढ़ना होता है जहाँ पे प्रकाश कम हो, तो एकदम से आँख फाड़ के देखते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि एरिस सेट हो जाता है, एरिस ये सेट हो जाता है और पुतली में बड़ा एरिया पुतली का ओपन रहता है, और जिससे क्या होता है ज़्यादा मात्रा में प्रकाश जाता है ताकि हम किसी वस्तु को पढ़ सकें। तो यहाँ देखिए ये पुपिल, ये बीच वाला क्या होता है? पुपिल होता है। और इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये जो एरिस होता है ये, और ये एरिस पुतली को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ तक समझ गए, एरिस को भी समझ गए, एरिस के बारे में भी समझ गए और पुतली के बारे में भी समझ गए। आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है पुतली के द्वारा ही प्रवेश करता है। तो पूछेगा पुतली किसका पार्ट होता है? तो पुतली वास्तव में नेत्र लेंस का ये पार्ट होता है। ओके, अब देखिए ये मेरा क्या हो गया? नेत्र लेंस हो गया। ये क्या है? नेत्र लेंस। एक्चुअली ये उत्तल लेंस के जैसे व्यवहार करता है, और इस नेत्र लेंस में ये भी क्षमता होता है किसी वस्तु को कहीं पे भी रख दीजिएगा ना, तो उसका जो फोकस दूरी है अपने आप में एडजस्ट करके इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनाने का काम करेगा? ये हमेशा इसका प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनाने का काम करता है। क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, जो हम लोग जो मानव निर्मित लेंस होता है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ये सारा जो अपना प्रतिबिंब बनाता है, तो हम लोग देखें कि जो जो इसका फोकस दूरी को चेंज करते हैं ना, वस्तु के स्थान को चेंज करते हैं, तो इसका प्रतिबिंब बनने का स्थान भी अलग अलग हो जाता है। लेकिन हमारे आँख में क्या होता है कि कोई भी वस्तु कहीं पर रखा हुआ हो, कोई भी वस्तु चाहे दूर हो कि नज़दीक हो, कहीं पर भी हो, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है, जिसको हम लोग रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल के रूप में जानते हैं। तो नेत्र लेंस के बारे में देख लिए हम लोग। ये क्या है? मेरा नेत्र लेंस है। ओके, जो क्या होता है लगभग उत्तल दर्पण के जैसे होता है, उत्तल लेंस के जैसे होता है। और इसका ये अपवर्तनांक जान लीजिए, इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। अब चलिए स्वच्छमंजल मतलब कोर्निया देख लीजिए, पुतली देख लीजिए, नेत्र लेंस देख लीजिए। अब देखिए पक्षमाभ पेशियाँ क्या होती है। अब जो आँख के अंदर जो नेत्र लेंस होगा, इसको तो कोई पकड़ के रखेगा ना, तो नेत्र लेंस को जो पकड़ के रखता है ये जो होता है पक्षमाभ कोशिका होता है। पक्षमाभ कोशिका क्या करेगा? नेत्र लेंस को पकड़ के रखता है, अर्थात उससे अटैच होता है हम लोग का नेत्र लेंस। किससे? पक्षमाभ कोशिका, और उसी को इंग्लिश में सिलियरी मसल्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि इन दोनों की, ये जो मेरा नेत्र लेंस है और ये कॉर्निया है, तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको कहा जाता है नेत्रोद या जलीय द्रव। क्या बोलेंगे? ये मेरा नेत्र लेंस है और कॉर्निया है, तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है, जो द्रव भरा हुआ है, उसको जलीय द्रव बोलेंगे या नेत्रोद बोला जाएगा। अब देखते हुए हम लोग के आँख में किसी प्रकार का आहत होने के बाद, चोट लगने के बाद, धूलकन जाने के बाद क्या होता है? आँख से आंसू निकलने लगता है ना, क्योंकि ये नेत्रोद में क्या होता है? जलीय द्रव भरा हुआ होता है। अब देखिए ये मेरा नेत्र लेंस हो गया, और ये क्या है? अंदर वाला लेयर रेटिना है। तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच ये जो पूरा जो लिक्विड भरा हुआ है, इसको कहा जाता है कचाव द्रव। तो क्वेश्चन आता है कि कचाव द्रव कहाँ पाया जाता है? तो कचाव द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, ये मेरा अंदर वाला लेयर क्या है? रेटिना है। तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच कौन सा लिक्विड पाया जाएगा? उसको बोलेंगे कचाव द्रव। इसका अपवर्तनांक देख लीजिएगा 1.33 इसका अपवर्तनांक होता है। और ये जो था मेरा नेत्रोद या जलीय द्रव, इसका भी अपवर्तनांक 1.33 ही होता है। लेकिन यदि लेंस का पूछेगा तो 1.44 इसका अपवर्तनांक बोलेंगे। उसके बाद देखिए एक होता है मेरा दृष्टि पटल रेटिना। रेटिना तो बता दी हम आप लोगों को कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रकाश इधर से प्रवेश करेगा ना, और रिफ्रैक्शन के बाद मतलब अपवर्तन के बाद, नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये जो मेरा रेटिना है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। तो पूछेगा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना पे बनेगा, और रेटिना पे बढ़ता है वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब तो वास्तविक उल्टा बना, तो हम लोग सीधा करके कैसे देखेंगे? एक्चुअली होता क्या है कि जो रेटिना होता है ना, तो रेटिना के सतह पर प्रकाशग्राही कोशिकाएं होता है। तो जो ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ पे बनता है, तो प्रकाशग्राही कोशिकाएं क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत सिग्नल क्या करता है? वो मस्तिष्क को भेजना शुरू कर देता है। अब वो मस्तिष्क को जो वो विद्युत सिग्नल भेजता है, वो भेजता है इस तंत्रिका द्वारा। ये जो नर्व्स होती है, जिसको कहा जाता है ऑप्टिक नर्व्स या प्रकाश स्नायु, या इसी को हिंदी में दिक् तंत्रिका कहा जाता है। तो ये दृष्टि पटल का जो ये प्रकाशग्राही कोशिका होता है,
ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब कि विद्युत इम्पल्स, विद्युत आवेग जो हमारे ब्रेन को भेजता है, किसके द्वारा? तो प्रकाश स्नायु के द्वारा। और फिर ब्रेन उसको पढ़ता है कि वास्तव में जो प्रतिबिंब बना है किस प्रकार से है, देखता है उल्टा है तो उसको अपने हिसाब से सीधा करके देखने का काम पड़ता है। तो हमने आपको क्या बताया अभी कि अब ठीक है, अब देखिए कि एक्चुअली क्या होता है, रेटिना पर एक और बिंदु होता है जिसको पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहा जाता है। तो रेटिना पर उपस्थित वो बिंदु, रेटिना पर उपस्थित वो बिंदु जहाँ पर वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सबसे क्लियर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो रेटिना पर का वो बिंदु कहलाएगा कौन सा? पीत बिंदु कहलाएगा। और रेटिना पर ही मौजूद एक बिंदु होता है अंध बिंदु। अंधे से पता चलता है कि यहाँ पे अच्छा प्रतिबिंब नहीं बना होगा, वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। तो वो कौन सा एरिया होता है आँख में? तो वो होता है मेरा जहाँ से ऑप्टिक नर्व गुजरता है, रेटिना का वो वाला पोर्सन जहाँ से मेरा ऑप्टिक नर्व गुजरता है, ये वाला सब बिंदु जो होता है ना, ये कहलाता है अंध बिंदु। तो रेटिना पर मौजूद वैसा बिंदु जहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब 9 के बराबर बनता हो या सबसे ज़्यादा धुंधला बनता हो, वो क्या कहलाता है? तो अंध बिंदु अर्थात ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। अब दिक् तंत्रिका पूछेगा तो दिक् तंत्रिका क्या करेगा कि प्रतिबिंब जो उल्टा बना है रेटिना पे, इसकी सूचना किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाएगा? ये प्रकाश स्नायु तक पहुँचाएगा वो सिग्नल। और ये सिग्नल जनरेट कौन करता है? तो रेटिना में होता है प्रकाश ग्रही कोशिका होता है। इसमें भी प्रकाश ग्रही कोशिका भी दो प्रकार का होता है, क्षर कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिका क्या करता है कि किसी भी कलर को निर्धारित करता है। जैसे मैं ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ हो तो मुझे कोई देखेगा तो उसका जो इमेज बनेगा रेटिना पे ग्रीन कलर का, तो वो किस कोशिका, उसका जो संदेश मस्तिष्क तक पहुँचेगा, कौन कोशिका पहुँचेगा? तो प्रकाश ग्राही कोशिका में जो शंकु कोशिका होता है तो वो कलर के बारे में बताएगा और किसका जो क्या इंटेंस, क्या तीव्रता है। कोई बोलता है अरे ये शर्ट का कलर ना डीप है या ये हल्का कलर का है, तो ये जिसका तीव्रता होता है कितना ज़्यादा है नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो मस्तिष्क को देगा ये कौन सी कोशिका है? तो ये हो जाएगा मेरा क्षर कोशिका, जिसको इंग्लिश में रेड सेल कहा जाता है। और कौन सेल मतलब शंकु कोशिका जो कलर को निर्धारित करता है। तो एक बार और फिर से हम लोग रिविजन मार लेते हैं। सिलियरी मसल देख लीजिए क्या करेगा, नेत्र लेंस को लटका के रखता है सिलियरी मसल्स। ये नेत्र लेंस क्या होता है? तो आँख में मौजूद नेत्र लेंस एक प्रकार की उत्तल लेंस होता है जिसका अपवर्तनांक 1.44 होगा। सूक्ष्मदल कोर्निया क्या होता है कि आँख का सबसे बाहर वाला पोर्शन कोर्निया कहलाता है और कोर्निया पारदर्शी होता है, अर्थात उससे प्रकाश आसानी से आँख में प्रवेश कर जाता है। नेत्रोद या जलीय द्रव ये क्या होगा? तो ये नेत्र लेंस और कोर्निया, नेत्र लेंस और कोर्निया के बीच मौजूद द्रव को जलीय द्रव या नेत्रोद कहा जाता है। अब देखिए परितारिका या एरिस क्या होता है? एरिस क्या होगा? अपारदर्शी होगा और आँख में पड़ने वाले पड़पे लाइट को यही कंट्रोल करने का काम करता है कौन? परितारिका। तो पुतली के साइज को छोटा बड़ा कौन करता है? परितारिका ही करता है। यदि मान के चले कि हम किसी अंधेरे जगह में जाते हैं तो परितारिका क्या करता है? पुतली के साइज को बड़ा कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आँख में प्रवेश कर सके। यदि हम किसी चमकदार जगह पर जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग सिस्टम हो तो ये परितारिका बोले तो एरिस क्या करेगा कि पुतली के आकार को छोटा कर देगा ताकि कम खुला में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश उसमें आ जाएगा। इसीलिए तो इसी से होके अब देखेगा ये प्रकाश का इसमें अपवर्तन होता है, किसमें? नेत्र लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है। कचाव द्रव हो क्या? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो द्रव होता है कचाव द्रव होता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। उसके बाद प्रकाश ग्रही कोशिका बता दिए कि रेटिना पे उपस्थित वो कोशिकाएं जब ये इस पर प्रकाश पड़ती है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें क्या होता है? विद्युत सिग्नल उत्पन्न हो जाता है। और ये विद्युत सिग्नल किसके द्वारा? प्रकाश स्नायु के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है। फिर ब्रेन को पता चलता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है मेरे सामने, हाथी घोड़ा जो भी है। फिर मस्तिष्क उसको सीधा करके देखने का काम करता है। दिक् तंत्र का ये सब बता दिए। चलिए तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसका जो एक बार हम इसका जो दोष होता है ना, आँख में जो दोष होता है निकट और 3-4 को जो दोष होता है उसके बारे में अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभ रात्रि। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आँख की समंजन क्षमता क्या होती है। एकोमोडेशन ऑफ आई मतलब आँख की समंजन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं
कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में लेंस के बारे में पढ़ा था। लेंस क्या होता था, हम लोग का ग्लास अर्थात शीशा का बना हुआ होता था, जो कि हार्ड होता था, दृढ़ होता था। और उस कंपेयर में यदि हम अपने मानव नेत्र के लेंस की बात करें तो हमारे मानव नेत्र न तो कोई शीशा का बना हुआ है, न ही किसी भी चीज़ का बना हुआ है, बल्कि ये क्या है, एक प्रकार का जो लचीले मांसपेशियाँ होते हैं उससे बना हुआ है हमारे मानव नेत्र। हमारा जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र का जो लेंस है वो एक लचीला मांसपेशी से बना हुआ, मतलब ये ऊपर नीचे या छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन नेत्र लेंस लेकिन उत्तल या अवतल लेंस इस प्रकार से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दृढ़ होते हैं, वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं ना, वो कुछ नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ हमने उसमें देखा था, लेंस में क्या देखा था कि वस्तु को अलग अलग जगह रखने पर उसका प्रतिबिंब अलग अलग बनता था। यदि वस्तु को फोकस पर रखते थे तो उसका प्रतिबिंब जाके अनंत पे बन जाता था। यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते थे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता था। तो हमने देखा कि वस्तु को अलग अलग रखने पर उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनता है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन आई का जो लेंस है, जो एक उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है, इसमें हम किसी वस्तु को कहीं पर भी रख देंगे ना तो उसका प्रतिबिंब हमेशा बनेगा कहाँ पे, रेटिना पर ही बनेगा। तो मतलब वस्तु का डिस्टेंस, दूरी अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब का दूरी हमेशा सेम रहेगा। अब क्यों सेम रहेगा, इसका भी कारण है। देखिए कि यहाँ पे देखिए कि किसी वस्तु को हम दूर रखें हैं। अब दूर रखने से, वस्तु में दूर रखने से क्या होता है, यदि हमको किसी वस्तु, दूर की वस्तु को देखना होता है तो हमारा नेत्र लेंस जो है वो लंबा हो जाता है, और लंबा होने से क्या होता है, इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, और फोकस दूरी बढ़ने से आसानी से उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है। और दूसरा कंडीशन ये देखिए कि यदि किसी वस्तु, यदि हम किसी नज़दीक के वस्तु को देखते हैं, इस कंडीशन में हमारा लेंस पहले पतला हो जाता था और इस कंडीशन में ये मोटा हो जाएगा। ये देखिए छोटा है ना, ये मोटा हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका फोकस दूरी क्या होगा, घट जाता है। फोकस दूरी डिक्रीज हो, मतलब घट जाता है, और इसका प्रतिबिंब रेटिना पर जाके बनता है। और इस दूर की वस्तु को देखने में क्या होता है, इसका फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और फोकस दूरी बढ़ जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ जाके बनता है, रेटिना पर जाके बनता है। क्योंकि अब देखिए, क्योंकि हमारा मानव नेत्र बताया था कि ये दृढ़ नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ये छोटा बड़ा हो सकता है। इसीलिए तो हमने देखा कि इसमें फोकस दूरी, यदि दूर के वस्तु को देखना हो तो इसने क्या किया, अपना फोकस दूरी को बढ़ा दिया। यदि नज़दीक के वस्तु को देखना हो तो इसने अपना फोकस दूरी आँख क्या कर लिया, घटा दिया। ठीक है, तो आँख की जो ये क्षमता होती है ना, तो मांसपेशियाँ द्वारा, जो ये सिलियरी मसल्स होते हैं, पता है कि सिलियरी मसल्स द्वारा ये क्या है, अटैच है, तो सिलियरी मसल्स द्वारा आँख के फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। फिर से देखिए कि सिलियरी मांसपेशियाँ द्वारा आँख की फोकस दूरी को बढ़ाना या घटाना क्या कहलाता है, आँख की समंजन क्षमता कहलाता है। अब देखिए आँख में क्या होता है कि हमेशा देखिए जो प्रतिबिंब का दूरी है, देखिए ये लेंस हो गया और ये रेटिना हो गया, तो रेटिना और लेंस के बीच का दूरी क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब का दूरी। तो वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे तो प्रतिबिंब का दूरी हमेशा क्या रहेगा, भी ही रहेगा, जिसका मान कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें फोकस दूरी अपने आप में एडजस्ट करके हमेशा प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाने का काम करता है। और देखिए वस्तु का दूरी यू अलग अलग हो सकता है, इसमें क्या होता है, यू मतलब वस्तु की दूरी अलग अलग होता है, और वस्तु की दूरी अलग अलग होने की वजह से नेत्र लेंस क्या करेगा, अपना फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट करके उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बना रहता है, रेटिना पर ही बनाने का काम करता है। ओके, अब देखिए कभी कभी का क्या होता है कि जब ज़्यादा उम्र हो जाता है, उम्र दराज हो जाता है आदमी, तो ये जो इसका जो सिलियरी मांसपेशी की जो क्षमता होता है ना, कम या ज़्यादा करने का, वो कम हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब पूर्ण रूप से रेटिना पर न बन के थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे बन जाता है, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे बन जाता है। इस वजह से किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी आदमी को धुंधला दिखाई देता है, तो हम लोग बोलते हैं कि आँख में दोष उत्पन्न हो गया है। तो हम अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निकट दृष्टि, दूर दृष्टि कैसे होता है, नहीं होता है, पूरा विस्तृत से उसका अध्ययन करेंगे। ओके, उसके बाद इसमें तो जो भी चीज़ें था हमने सारा चीज़ बता ही दिया कि वस्तु की दूरी बदलेगा, इस वजह से क्या फोकस दूरी को ये एडजस्ट कर लेगा, और प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनाने का काम करेगा। भी हमेशा एक ही होता है, भी चेंजिंग नहीं होता है, यू चेंज होता है, इस वजह से फोकस दूरी भी चेंज हो जाता है। ओके, अब इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए
अब देखना है कि ये कितना कम हो सकता है। ये तो देखिए दूर कितना ही फैल सकता है। हम लोग दूर में देखिए ना कि किसी वस्तु को अनंत तक देख सकते हैं, मतलब कितना भी दूर तक देख सकते हैं अनंत। तब ना बोलते हैं कि आँख का जो दूर बिंदु होता है, किसी वस्तु को मैक्सिमम दूरी देखने की क्षमता आँख की जो होती है, ये नहीं कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, अनंत होती है, अनंत होती है। तब तो हम सूर्य को देख लेते, कितना है मतलब ये 14.96 करोड़ किलोमीटर, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर सूर्य हमारे यहाँ से दूरी है, तब भी हम सूर्य को देख लेते हैं। और तारा जो है सूर्य से भी दूर है, फिर भी उसको देख लेते हैं। मतलब और भी कोई चीज़ कितना भी दूर रहेगा ना, जिसमें लाइटिंग रहेगा तो हम लोग उसको देख सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आँख का जो दूर बिंदु होता है, मतलब कितना दूर तक देख सकता है, वो अनंत होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होता है। अब देखिए निकट में क्या होता है कि आँख का जो निकटतम बिंदु होता है, कि अब देखिए अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं ना, झलमलाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आँख जो अपने सबसे निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यदि किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक आँख पे ले जाएंगे ना, तो उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों पर नहीं बनेगा, मतलब रेटिना पर नहीं बनेगा। इसीलिए वस्तु वो हमको दिखाई सही नहीं देगा, वो धुंधला दिखाई देगा। अब देखिए कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान चलिए कोई वस्तु यहाँ पे है ना, इसको और नज़दीक कर देंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि अब देखिए मांसपेशियाँ जो हमारे नेत्र लेंस को जो ये क्या कर सकता है, छोटा कर सकता है, इसके फोकस दूरी को कम कर सकता है, तो एक लिमिटेशन तक ही कम कर सकता है। और उसके बाद ये और इसको चिपकाया नहीं जा सकता, इसको और दबाया नहीं जा सकता है मांसपेशियाँ के द्वारा। इसीलिए वो न्यूनतम डिस्टेंस कौन सा है, 25 सेंटीमीटर। मतलब कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर है से आगे है या वहाँ तक है, तभी तक इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। और ज्यों ही वस्तु को उसको और नज़दीक आएंगे तो आँख के पास वो क्षमता नहीं है कि वो अपने फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से भी कम करके देख ले, इतना क्षमता नहीं है। मतलब यू का मान जो है ना 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर फ्रेश रूप से नहीं बनेगा, मतलब धुंधला बनेगा। तब ना हम देखते इसको नज़दीक कर लेते हैं तो पता नहीं चलता है क्या, एकदम से धुंधला दिखाई देता है। समझ गए कि किसी वस्तु को निकटतम बिंदु देखने का जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर देखने का जो दूरी होता है वो अनंत होता है। तो ये था। और अगला हम टॉपिक में देखेंगे कि आँख में जो दोष उत्पन्न होता है, किस प्रकार से आँख यदि अपनी समंजन क्षमता खो देती है, मतलब फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता खो देती है, तब मेरा प्रतिबिंब क्या होता है कि रेटिना से आगे बनेगा या रेटिना से पीछे बनेगा। रेटिना पर तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि रेटिना पर बनेगा तब तो आँख में कोई दोष है ना, मतलब क्या आँख में कोई प्रकार का दोष है, इसका मतलब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, तो आगे बनेगा या तो पीछे बनेगा, है ना, या तो कहीं नहीं बनेगा। तो इसी के बारे में विस्तृत अध्ययन हम करेंगे इसके अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ सहायता प्रदान करेगा चीज़ों को। यदि इसमें वीडियो में यदि किस प्रकार कोई दिक्कत है, कोई प्रकार का अशुद्धि हो जाता है, तो कृपया करके आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और कुछ नया सुझाव दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, हमने इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ा था कि आँख की सामंजस्य क्षमता के बारे में पढ़े थे, एकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में डिटेल से पढ़े थे कि आँख में क्या होता था कि सीजली मांसपेशिया के द्वारा मानव जो नेत्र में जो लेंस होता है वो अपने फोकस दूरी को चेंज कर सकता था, बदल सकता था। तो मानव नेत्र लेंस की ये जो क्षमता होती है उसी को कहा जाता है आँख की सामंजस्य क्षमता। अब बताएं उम्र बढ़ने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के बाद क्या होता है कि आँख अपने सामंजस्य क्षमता को खो देती है, अर्थात उसका जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बन के उसके आगे बन जाता है या पीछे बन जाता है। तो इसी को आँख में उत्पन्न दोष कहा जाता है। तो आज जो मेरा हेडिंग है कि आँख में उत्पन्न दोष एवं उसका निवारण, तो आँख में कौन कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है और उस दोष का निवारण किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए, मेरा पहला है निकट दृष्टि दोष। इसके बारे में आप लोग सभी भली बातें जानते होइएगा कि निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि निकट दृष्टि मतलब नज़दीक दिखाई देगा, निकट दृष्टि कहाँ, तो निकट में। तो दोष कहाँ हो जाएगा, तो दोष मेरा कहाँ हो जाएगा, तो दूर में। दोष कहाँ हो जाएगा, दूर में। मतलब कि निकट की वस्तु दृष्टि मतलब दिखाई देगा, और दोष कहाँ है, दूर में, मतलब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। अब देखिए इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बन के इसके सामने बन जाता है। रेटिना पर न बन के क्या बनेगा, सामने बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि निकट का वस्तु दिखाई देगा और प्रॉब्लम कहाँ है, दूर की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम है। अब देखिए दूर से जो किरण आ रही है, समांतर दूर से जो किरण आ रही है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन ये रेटिना पर न बन के पहले ही क्या होता है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब रेटिना के
सामने। अब हमको क्या करना है कि इस पॉइंट को लेके यहाँ पे जाना है, तो कैसे ले जाएंगे इसको, हमको और क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, तब यहाँ पे जाके बनेगा। तो अब हम लोग को पता है कि किसी भी रे को फैलाने के लिए, डाइवर्ज करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसको, लेंस को डाइवर्ज करने के लिए, मतलब उसको फैलाने के लिए। तो यहाँ देखिए, तो इसकी अब देखिए कि इसके पीछे हमने क्या लगा दिया, अवतल लेंस। एक्चुअली ये अवतल लेंस का एक चश्मा आदमी पहन लेता है, तो ये अवतल लेंस लगा दिए। अब क्या करेगा, ये जो दूर से किरण आ रही है ना, रे आ रही है, इसको डाइवर्ज करके फैला के इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, रेटिना पर बनाएगा। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं, जो निकट में जो किसी वस्तु को देखने में प्रॉब्लम, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ट मतलब फैलाने का काम करता है। अब देखिए कि निकट दृष्टि दोष में मुख्यतः 4 बातों को ध्यान रखना है कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, इसका प्रतिबिंब देखिए, नेत्र गोलक ये हो गया, प्रतिबिंब यही बन रहा है ना, नेत्र गोलक क्या हो गया मेरा, देखिए बड़ा हो गया, और फोकस दूरी, इसका जो फोकस दूरी है क्या हो गया, देखिए घट गया। तो नेत्र गोलक का क्या हो जाना, बड़ा हो जाना। इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा है फोकस दूरी का कम जाना, फोकस दूरी क्या हो गया था, कम गया था। तीसरा है नेत्र की क्षमता बढ़ जाना। आपको पता है कि नेत्र की क्षमता मतलब पावर, पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, 1/f। देखिए फोकस दूरी क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना, फोकस दूरी कम हो रहा है। तो यदि ये मेरा कम हो जाएगा तो ये पावर अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि नेत्र का जो क्षमता होता है, पावर होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। यदि फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घट जाएगा, फोकस दूरी कम होगा तो क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फोकस दूरी कम हो रहा है, तो फोकस दूरी कम हो रहा है, तो इस कंडीशन में नेत्र की क्षमता बढ़ जाएगा, अर्थात निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस का क्षमता बढ़ जाता है। और दूसरा क्या पढ़ना है कि रेटिना के सामने प्रतिबिंब का बनना, और यहाँ पे क्या होता है, जो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के कहाँ बनता था, नेत्र लेंस के, नेत्र लेंस नहीं बल्कि रेटिना के सामने बनता था। और अगला बात ये भी लिख, ABC, इसका जो निवारण के लिए किसका प्रयोग करेंगे, निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस क्या करेगा, किरण को फैलाने का काम करता है, लाइट को फैलाने का काम करता है। और इसका उल्टा हो जाएगा क्या मेरा, दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष का उल्टा हो जाएगा। चलिए हम लोग दूर दृष्टि दोष भी देख लेते हैं, फोटो रहने देते हैं, फोटो क्या आ जाएगा, फोटो को ही मिटा देते हैं। दूर दृष्टि मतलब दिखाई देना, तो कहाँ दिखाई दे रहा था, दूर दृष्टि मतलब दूर में दिखाई देता है, दूर में दृष्टि हो रहा है, तो दोष कहाँ है, दोष मेरा कहाँ हो गया, तो नज़दीक में हो गया। जब दूर दिखाई देता है तो दोष मेरा कहाँ हो जाएगा, नज़दीके में ना, समस्या कहाँ है, नज़दीक में। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो मेरा वस्तु पास रखा रहता है, नज़दीक रखा होता है, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के बाहर बनता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के बाहर, प्रतिबिंब जो होता है यहाँ पे रेटिना के बाहर बनता है, रेटिना के पीछे बोल सकते हैं, रेटिना के पीछे बनता है। क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे बनता है। अब रेटिना के यहाँ पे पीछे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अब देखिए नेत्र गोलक का जो साइज है ये क्या हो गया, छोटा हो गया है। तो पहला पॉइंट लिखे हैं कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्या लिखे हैं, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब इसका फोकस दूरी देखिए बढ़ गया, तब तो प्रतिबिंब जाके यहाँ पे बना है, तो फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब जो ही फोकस दूरी बढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता पावर बराबर होता है 1/f। यदि मेरा f का मान बढ़ेगा तो p का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ताकि एक दूसरे के उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो f का मान बढ़ा तो पावर क्या हो जाएगा, लेंस का ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो लेंस का क्षमता घट जाना, लेंस का जो क्षमता है वो घट जाएगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ बन गया, अब हमको इसको घसका के कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नज़दीक लाने के लिए हम करेंगे कन्वर्जिंग लेंस, मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि उत्तल लेंस क्या करेगा कि किसी भी किरण को एक जगह केंद्रित करने का काम करता है। जैसे हम लोग कभी कभार वो जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो लेंस हम लोग को प्रैक्टिकल बॉक्स में जो एक लेंस देता था, जिससे हम लोग कागज़ को जलाते थे, वो क्या करता था, सन का जो भी लाइट उस पर पड़ता था उसको एक जगह करके केंद्रित कर देता था। मतलब जो दूर से आने वाली लाइट होता है ना, जो लाइट होती है उसको एक जगह करने का काम करता है। तो इसके पीछे यदि हम एक उत्तल लेंस लगा देंगे, इसको पहले तो यहाँ जा रहा था, अब क्या करेगा, इसको और सिकुड़ा के नज़दीक कर देगा। तो अब पहले यहाँ बनता था, और एक उत्तल लेंस और लगाने के बाद ये यहाँ बन जाएगा एक उत्तल लेंस। तो ये हुआ जो आँख ओरिजिनल नेचुरली है जो काम कर रहा है, और ये तो मेरा क्या है, आर्टिफिशियल है। ये मेरा जो लगा है ये आर्टिफिशियल है, ये तो भगवान के द्वारा दिया गया अंदर में मांस वाला, अब वो उत्तल लेंस है। तो चलिए ये हो गया उत्तल लेंस लगा दिए इसमें निवारण के लिए, उत्तल लेंस के द्वारा इसका निवारण करेंगे। तो 3-4 गो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर देख लीजिएगा कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। दूर दृष्टि मतलब दूर दिखाई देगा और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसमें नेत्र गोलक का साइज क्या होता है कि नेत्र गोलक का साइज घट जाता है, नेत्र गोलक का साइज घट जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। जो ही फोकस दूरी बढ़ेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगी। फोकस दूरी और पावर एक दूसरे का उल्टा होता है, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। चलिए निवारण के लिए उत्तल लेंस का
प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखना है कि मेरे पास एक और भी दो और आँख में उत्पन्न दोष है। एक होता है जरा दृष्टि दोष और एक होता है अबिंदुकता। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग फटाक से। जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, ये प्रेस बायोपिया होता है। और चौथा होता है अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। ये STIGMATI, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। अब देखिए कि ये जो जरा दृष्टि दोष कैसे होगा। कल जो हम समंजन क्षमता बताए थे कि जब आदमी का उम्र बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आँख का जो सिलियरी मसल्स होता है वो सिकुड़ने और फैलने की क्षमता खो देती है। मतलब और साथ ही साथ मानव नेत्र जो अपना फोकस दूरी चेंज कर लेता था वो अपना फोकस दूरी चेंज करने में सक्षम नहीं रह पाता, अर्थात असक्षम हो जाता है। तो इसी कंडीशन में जो उत्पन्न दोष होता है उसको कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। ये उम्रदराज लोगों को होता है। इसमें क्या होता है कि न तो व्यक्ति दूर की वस्तु को देख पाता है और न ही वस्तु नज़दीक की वस्तु को देख पाता है। दोनों समस्या हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आँख अपने समंजस क्षमता को खो देती है। क्यों खो देती है? क्योंकि उम्र होने के बाद आँख का जो सिलियरी मसल्स है वो काम करना बंद कर देता है, मतलब वो सिकुड़ना और फैलना बंद कर देता है। यदि वही सिकुड़ फैल नहीं रहा है तो हमारे मानव नेत्र के अंदर जो नेत्र लेंस है उसको कंट्रोल करना वो बंद कर देती है, अर्थात नेत्र लेंस अपना फोकस दूरी बदलने में सक्षम नहीं रह पाता है। और इस कंडीशन में उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों बीमारी हो जाते हैं। किसमें? जरा वाला में। तो इसको दूर करने के लिए हमको दोनों लेंस चाहिए, उत्तल और अवतल दोनों चाहिए। तो दूर देखने के लिए ऊपर में क्या लगा रहता है? ये जो चश्मा है ना, आप देखिए कि ऐसे रेगा लगा हुआ, जो देखिए उम्रदराज आदमी के चश्मा में गौर से देखिएगा ना, ऐसे रेगा सटा हुआ लेंस रहता है। ये ऊपर वाला लेंस होता है ना, ये होता है अवतल। ये क्या होता है? अवतल लेंस। और नीचे वाला जो लेंस होता है ये होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस जब दूर की वस्तु को देखना होगा तो ऐसे आँख सीधा करेगा तो ऊपर वाला से दूर की वस्तु को देख लेगा, नीचे की वस्तु को देखना होगा तो ये उत्तल लेंस को लगा देंगे। क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग दूर की दृष्टि मतलब निकट में दिक्कत हो रहा है उसके लिए उत्तल लेंस लगा लिए थे, और अवतल लेंस लगा लिए थे कि दूर में दिक्कत हो रहा है तो अवतल लेंस लगा लिए थे। तो इस प्रकार देख लीजिए कि ऊपर में क्या लगा रहा था चश्मा में? उत्तल लेंस। और नीचे में क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस। और ऊपर में लगा रहता है अवतल लेंस। अब देखिए अबिंदुकता क्या होता है? ये एक अलग सिस्टम का बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि ये बीमारी अबिंदुकता जिसको होता है या तो वो हॉरिजॉन्टल पूरा देख पाएगा या वर्टिकल पूरा देख पाएगा, किसी भी चीज़ों को पूरा नहीं देख पाएगा। मान के चलिए कि उसको इस बीमारी में उसको हॉरिजॉन्टल वाला में समस्या आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल बिंदु यदि उसका प्रभावित है ना, वो एक पोल को देखेगा ना, तो हम लोग एक पोल को एक ही बार में देख लेते हैं, हाँ एक पोल है ठीक है। वो देखेगा तो उसका इतना मान चलिए कि इतना वाला चौड़ाई दिखाई देगा। पोल को देखने के लिए एक बार में नहीं देख पाएगा, एक बार में इतना बस लंबाई को देख पाएगा। पूरा ऐसे आँख उठाएगा ऐसे 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 करके तब उसको दिखाई देगा पूरा पोल, एक बार में नहीं दिखाई देगा। तो वही तो इसमें क्या होता है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्रभावित हो जाता है। मान चलिए किसी का वर्टिकल वाला प्रभावित हो गया, जैसे मान चलिए हम ये बोर्ड को देख रहे हैं ना, तो एक बार हमको इतना ही दिखाई देगा, फिर उसको पूरा देखने के लिए आँख को ऊपर ऐसे करना पड़ेगा। यदि उसका हॉरिजॉन्टल वाला प्रभावित हो गया तो हम इधर से देखना शुरू करेंगे, आँख को मूड़ी ऐसे घुमाएंगे, सर को घुमाएंगे, तब पूरा दिखाई देगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मेरा अबिंदुकता होता है इसमें आँख का या तो क्षैतिज बिंदु या वर्टिकल वाला उदग्र बिंदु ये प्रभावित हो जाता है और इससे किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। और इसको दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात सिलिंड्रिकल लेंस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि यह आँख में एक आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपना जो सुझाव है, जो मेरे द्वारा बोला गया कुछ अशुद्धियाँ भी हो सकता है पढ़ाने के क्रम में, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसमें कुछ न कुछ सुधार कर सकूं। और जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों फिर से मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ, अच्छे फिर से समझेंगे। धन्यवाद।